चलो तू बोलते चले जाता हूँ। शांति ओम शांति ओम शांति। शांति पाठ करना पड़ेगा मुझे तो। शांति पाठ। साथियों, बुरहानपुर जिला जाना जाता है केले की खेती के लिए। बुरहानपुर जाना जाता है यहाँ के बुनकरों के लिए। बुरहानपुर जाना जाता है यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के लिए। इन तीनों बातों में भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। किसानों की हालत बिगड़ रही है। एक अजीब सी बात है जो कि पिछली बार हम लोग आए थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, यहाँ के केला किसानों ने राहुल गांधी जी को बताया था, जिसको उन्होंने बाद में भी कहा कि मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजना के अंतर्गत केला फसल में नुकसान होने पर किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिलता, जबकि महाराष्ट्र में बगल में 3 साल से लगातार केला फसल के नुकसान के लिए बीमा मिल रहा है, प्राइवेट कंपनियां दे रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार इतनी निकम्मी है, किसान विरोधी है, जो कि पूरे तरीके से किसानों के हितों के बारे में सोच भी नहीं रही है, बुरहानपुर की तरफ देख भी नहीं रही है। इसी के साथ साथ एक अजीब सी बात और सामने आई कि जहां गैर केले की फसल के अंतर्गत और केले की फसल में ओला बारिश से जो नुकसान होता है, तो लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत जो मुआवजा दिया जाता है वो भी नहीं मिल रहा है आगे किसानों को। शिवराज सिंह चौहान अपने किसानों के हितैषी बोलते हैं, किसान पुत्र बताते हैं, लेकिन ऐसा कैसा किसान पुत्र है जो किसानों की समस्या नहीं समझते, जो कि किसानों के कर्जा माफी के मामले में भी ढिलाई कर रहा है। ये बात मध्य प्रदेश के किसान अब समझने लगे। कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया, कांग्रेस ने वादा किया, पहला आदेश उन्होंने यही दिया और 2 लाख तक के जो हमारा वादा था, ओवरड्यू किसानों के सारे कर्जे माफ कर दिए। अब महंगाई के साथ ड्यू के भी होना चाहिए, तो 50,000 तक के उनकी भी माफ कर दिए और स्टेजेस में 1 लाख और 2 लाख तक पहुंच जाते हैं। कमलनाथ जी अनुभवी राजनेता हैं, केंद्र में बहुत दिनों से काम किया है। पहली बार इस देश में कोई मुख्यमंत्री ने जाके 1 टाइम सेटलमेंट की बात रिजर्व बैंक गवर्नर से की होगी। 1 टाइम सेटलमेंट के आधार पर मोदी जी के राज में 12.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ है, बड़े कॉर्पोरेट्स का। किसानों का एक ढेला का माफ नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कमलनाथ जी ने आरबीआई के साथ बात करके 1 टाइम सेटलमेंट किसानों का कराया और बाकी जो था उसका उन्होंने शुरुआत की। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि कर्जा माफी नहीं हुआ, भाजपा कहती कर्जा माफी नहीं हुआ। शिवराज सिंह जी, आपके जैत गांव में आपका निवास यहाँ पर, वहाँ की आपके रिश्तेदारों की सूची हमारे पास, जिनके कर्जे माफ हुए। अब इतना झूठ तो मत बोला करो। झूठ, हाँ, मोदी जी कहते हैं झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। लगता है सबसे पहले मोदी जी की शिक्षा इन्होंने ली है। इसी के साथ साथ साथियों, इस बुरहानपुर शहर को जाना जाता है यहाँ की बुनकरों के लिए। आपको याद होगा, मैंने बुनकरों के लिए एक अलग से जमीन आवंटित कर दी थी, क्योंकि यहाँ के बुनकरों के घरों में गया था मैं मुख्यमंत्री के रूप में, देखा किस मुसीबत में वो लोग जी रहे। तो उनके लिए मैंने इंडस्ट्रियल एस्टेट का दर्जा देकर यहाँ जमीन अलग आवंटित की थी। उसमें आज तक कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। जो रियायत बिजली दरें हमने दी थी, तो उसका भी पूरा लाभ उनको नहीं मिल पाया।
जबकि पड़ोस के प्रदेश में महाराष्ट्र में बुनकरों को लाभ मिल रहा है। हमारा ये मानना होगा कि मध्य प्रदेश के और विशेषकर बुनकरों के जो हमारे बुनकर हैं उनकी सहूलियत के लिए विशेष तौर पर पैकेज तैयार किया जाएगा। ये हमारे चुनाव घोषणा पत्र का अंग होगा। हर विधानसभा के लिए भी हम लोग इस बार कुछ विशेष तौर पर कुछ मुद्दे अपने घोषणा पत्र में हर विधानसभा के लिए भी हम लोग प्रॉमिस करेंगे, जो कि पूरा हम लोग। इसी के साथ साथ तीसरी बात आई है यहाँ के ऐतिहासिक प्रदेश में जिस प्रकार से यहाँ का उसको जिस प्रकार से टूरिस्ट केंद्र बन सकता है उस पर कोई काम नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा के राज में बुरहानपुर और बुरहानपुर के आसपास के क्षेत्रों में कोई काम न करके, कोई ध्यान न देकर उनके साथ अन्याय हुआ। जिस प्रकार से बुरहानपुर में जंगल कट रहा है, बड़े पैमाने पे जंगल कटा है, जंगल माफिया लगा हुआ है। कांग्रेस ने हमेशा जंगल की रखवाली के लिए विशेष तौर पे काम किया है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान नाटक नौटंकी कर रहे हैं भोपाल में, रोज एक नया पौधा लगाते हैं, लेकिन रोज भाजपा के राज में कम से कम पूरे प्रदेश में 500 से 1000 पेड़ जंगल के कट रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं है। यहाँ पर अभी पुलिस फायरिंग हुई, आदिवासियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। ये कब से हो रहा था? क्यों नहीं रोका गया? वन विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, प्रशासन क्या कर रहा था? क्यों जंगल कट रहा था? मेरे पास जानकारी है कि यहाँ पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक यहाँ की इमारती लकड़ी जो है वहाँ उसका तस्कर लोग ले जा रहे हैं। मेरा यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के दलाल और भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदे अधिकारी, ये सब इसमें शामिल हैं और इसकी जांच किसी रिटायर्ड जज के माध्यम से कराना चाहिए कि इनके राज में कितना जंगल कटा है। बुरहानपुर से लेकर बड़वानी तक कितना जंगल कटा है, इसकी जांच होना चाहिए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो आदिवासी जंगल काटने के खिलाफ खड़े होते हैं उनका संरक्षण होना चाहिए और पूरे तरीके से जंगल कटाई को रोकना चाहिए। आपको याद होगा ये कोई नया भाजपा का खेल नहीं है। जनसंघ के जमाने से जो हमारे खरगोन के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने ये पूरा जंगल कटवाने की मुहिम शुरू की थी। इसलिए साथियों, हमारे आदिवासियों का जनजीवन जंगल के साथ जुड़ा है और जंगल के साथ ही उनका जनजीवन की, उनकी आय में उनकी योजना बननी चाहिए। खेती होना चाहिए, लेकिन पहाड़ों पर खेती इकोनॉमिकल नहीं होती है। उसके लिए सारी योजनाएं बनाने की आवश्यकता थी। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जो सोनिया जी के सुझाव पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत कम्युनिटी एसेट्स जनता को जिम्मे करना चाहिए, ग्राम सभा को जिम्मे देना चाहिए। आज तक क्यों कम्युनिटी एसेट्स ट्रांसफर नहीं हुए? ये सारे प्रश्न हमारे भाजपा के से है। पेसा कानून 96 में पास हुआ, सर्वसम्मति से पास हुआ। 98 में मैं मुख्यमंत्री था, मैंने डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी, जिन्होंने कि इसको ड्राफ्ट किया था, जो कि आदिवासी हितैषी के लिए एक चैंपियन थे, उनको मैंने अधिकार दिया कि आप नियम बनाइए और नियम हमारे बने।
ग्राम स्वराज के हमने पैसा के जो रूल्स बनने थे वो हमने रूल्स बनाए, लेकिन सरकार जाने के बाद आज तक पैसा कानून को क्यों लागू नहीं किया गया? जितने भी शेड्यूल एरियाज हैं उन शेड्यूल एरियाज में क्यों नहीं अधिकार दिया गया? मेरे कार्यकाल में हमने 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल लागू करने के लिए केंद्र सरकार से इजाजत मांगी थी और सर्वसम्मति से हमने विधानसभा से प्रस्ताव कराया था। जो भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये मूल रूप से आदिवासी विरोधी है। और आज एक बात और देख लीजिए, पहली बात तो हेरिटेज हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उस हेरिटेज पार्लियामेंट बिल्डिंग में पूरे तरीके से सारी व्यवस्थाएं हैं। उसी में अगर कोई कमी थी तो उसी को रेनोवेट कर सकते थे, लेकिन हजारों करोड़ लगा के नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है। और साथ में भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में इसका प्रावधान है कि पार्लियामेंट का मुखिया राष्ट्रपति होता है, महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, और इनके अंतर्गत ही पार्लियामेंट चलती है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के, बिना गवर्नर के हस्ताक्षर के सदन चल ही नहीं सकता। लेकिन मोदी जी का अहंकार और स्वयं को महामंडन करने का जो उनका एक तरीका है, उसकी अब चरम सीमा पर वो पहुंच गया। सरदार पटेल स्टेडियम क्रिकेट का अहमदाबाद में उसका रेनोवेशन करा के सरदार पटेल, जिनको उनको लौह पुरुष कहते हैं, उनको बड़ी 3,500 फुट पूरी मूर्ति लगाई, उनका नाम बदलकर मोदी जी ने अपने खुद के नाम से स्टेडियम करा लिया। ये कितना इस व्यक्ति के अंदर, इसको कहते हैं मेगलोमेनिया है, मतलब कि स्वयं को ईश्वर स्वरूप बताने का एक जो उसमें एक वो है, भावना है। इस पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी जो कि आदिवासी हैं, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार मोदी जी ने किया है, जो उनको इनवाइट तक नहीं किया, उनके हाथ से न शिलान्यास कराया न उद्घाटन करा रहा है 28 मई को। ये पूरे भारत में रहने वाले आदिवासियों का अपमान है। पूरे भारत के नागरिक जिनको कि भारतीय संविधान में भरोसा है, उसका अपमान है। साथियों, नोटबंदी के बारे में आपको सब मालूम ही है। 2000 का नोट आया, क्यों लाए? नोटबंदी क्यों की? और 4 साल बाद, 7 साल बाद ये नोट बंद क्यों किए जा रहे हैं? लाए क्यों? बंद क्यों किए? हजारों करोड़ रुपए इन्होंने इसकी डिजाइन में, इसके साइज में, इसके एटीएम को परिवर्तन करने में खर्चा हुआ। ये किसकी जिम्मेदारी है? अब कहते हैं सब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, काला धन को रोकने के लिए 2000 रुपए का नोट हम लोग खत्म कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये वादा तो आपने 2016 में भी कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा, 500,000 की। लेकिन अब हालत यह है मोदी जी की और भाजपा की, चित भी मेरी, फुट भी मेरी और अंटी मेरे बाप की। यह हालत है भाजपा की। साथियों, आज हम आप सबके बीच में आए हैं। माननीय कमलनाथ जी ने निकराई और मेरी जिम्मेदारी सौंपी है मुझको। हम लोग सभी जगह जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और कर्नाटक की जीत में जो भारत जोड़ो यात्रा को के बारे में मीडिया हमारी बात कर रही है, तो इस बारे में हमें पूरा विश्वास है और हम आभारी हैं
बुरहानपुर के लोगों का, जिन्होंने अभूतपूर्व स्वागत भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी का किया। आपके सभी कांग्रेसजन, जिला कांग्रेस कमेटी, यहाँ के स्थानीय विधायक जी, इन्होंने सब ने मिलकर एकजुट होकर जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ भारत जोड़ो यात्रा की व्यवस्था की, जो यहाँ के जन समर्थन मिला, उससे हमें पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक की हवा चलेगी और जनता त्रस्त हो चुकी है। झूठे वादे कर कर के लोगों के कान पक गए हैं। अभी एक और घोषणा उन्होंने कर दी, अवैध कॉलोनी को वैध कर दिया। जनाब 18 साल 20 साल से आपकी सरकार भाजपा की है, अवैध कॉलोनी बनी क्यों? सरकारी जमीनों पर अवैध कॉलोनी कैसे कट गई? बिना मंजूरी के कैसे कट गई? शासन प्रशासन सो रहा था क्या? 15 महीने के अंदर कमलनाथ जी ने इन लैंड माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई की थी, उससे घबराकर लैंड माफिया और बिल्डर्स, बड़े बड़े बिल्डर्स के पैसा लेकर भाजपा ने कांग्रेस के विधायकों को खरीदा। लेकिन हमें अब भरोसा है कि मध्य प्रदेश की जनता इतना बड़ा बहुमत कांग्रेस को देगी कि कोई खरीदना भी चाहे तो नहीं। धन्यवाद। राय जी बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो आपके 10 साल के कार्यकाल को इस बार सामने रख के और उनके 18 साल के कार्यकाल को रख के चुनाव लड़ने जा रही है। पहली बात तो ये है, 10 साल के मेरे कार्यकाल में पंचायती राज आया, योग समाप्त कर दिया। जिला सरकार आई, उसको खत्म क्यों कर दिया? गरीबों किसानों को मुफ्त में बिजली दी, उसको क्यों समाप्त कर दिया? गरीबों को मुफ्त में बिजली दी, उसको क्यों समाप्त कर दिया? उस समय केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश को केवल केंद्र करों का 28% मिलता था भाजपा के राज में, जब अटल जी वहां के प्रधानमंत्री हमारे देश में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के आने के बाद 28% से बढ़ाकर 42% कर दिया कांग्रेस सरकार ने, जिसकी वजह से यहां पर पैसा आने लगा। एक दूसरा, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, सारे हमारे पावर प्लांट्स छत्तीसगढ़ में थे, कंजम्पशन मध्य प्रदेश में होता था, उसकी वजह से कमी आई बिजली में। लेकिन हमने कहा था, हमने उसकी तैयारी कर ली थी, बिजली के पावर हाउस हमने बनाने शुरू कर दिए थे और मैंने कहा था 2007 तक सरप्लस बिजली हो जाएगी मध्य प्रदेश में। 2008 तक में उन्हीं पावर प्लांट्स की वजह से हम सरप्लस हुए। अब ये तो है ही, पेड़ कोई लगाता है, फल कोई दूसरा खाता है, होता है कि नहीं होता है? किसान आंदोलन सुन लो इसने प्रश्न इतना बड़ा पूछ लिया, जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये बात ये है कि दिग्विजय सिंह ने जो योजनाएं बनाई, आपका इंदौर से बुरहानपुर का बीओटी रोड बनी थी, इन्होंने उसका आलोचना की थी कि नहीं की थी? आज पूरे केंद्र की योजनाएं जो हैं, सड़कें बन रही है, बीओटी योजना पे बन रही है कि नहीं बन रही है? तो दिग्विजय सिंह की नीति सही थी गलत थी? जब तक मेंटेनेंस ठेकेदार कर रहा था, बुरहानपुर में 3.5 घंटे में इंदौर पहुंच जाते थे। आज सरकार हमारी 2003 से चली गई, उसके बाद कल रात को 5.5 घंटे लगे मुझे इंदौर से बुरहानपुर पहुंचने में। तुलना करना, आ जाओ शिवराज सिंह चौहान मंच में, तो उधर खड़े रहो, मैं इधर खड़ा रहूं, बात कर ले। 20 साल में किस कदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, डंपर केस का क्या हुआ, व्यापम का क्या हुआ, घोटाले पे घोटाला, ई टेंडरिंग का घोटाले का क्या हुआ, पाकिस्तान एजेंसी के लिए, आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए बजरंग दल के लड़के पकड़े गए, भाजपा के आईटी सेल के लोग पकड़े, उसका क्या हुआ? उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों दायर नहीं हुआ?
उनकी जमानतें कैसे होने दी? अरे आ जाओ सामने ना। पोषण आहार में खा गए, बच्चों के ड्रेस में खा गए। आज पीडीएस पे हालत यह है कि पीडीएस का दुकानदार करोड़पति हो गया, नीचे से ऊपर तक लोग खा रहे हैं, तोल कांटे में प्रोग्रामिंग की हुई है। ये सारा जवाब तो दे, मुझसे क्या जवाब मांगते, मेरे से जवाब, मैं आपसे जवाब मांगता हूं। बताइए ना 20 साल में क्या किया? बीजेपी राजा साहब एक मिनट सुनिए। कर्नाटक चुनाव के अंदर जो परिणाम आया है, क्या विपक्ष पार्टी को ईवीएम मशीन पर भरोसा हो चुका है? जी, कर्नाटक में जो चुनाव परिणाम आया है, और विपक्ष जो पार्टी है क्या उनको ईवीएम मशीन पर सब बिल्कुल भरोसा नहीं ईवीएम मशीन पर। ये वही यूज करते हैं जहां इनको जरूरत होती है। लोकसभा में इन्होंने हमेशा किया है और आज भी करेंगे। मेरे उनसे 3-4 प्रश्न हैं ईवीएम के बारे में। ईवीएम का वीवीपैट मशीन के अंतर्गत वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है या मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है, ये हमारा प्रश्न चुनाव आयोग से है। और इस देश के 160 पुराने रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, जजेस, कंप्यूटर साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, क्रिप्टोग्राफर्स, इंटरनेशनल, नेशनल, उन्होंने एक प्रश्नावली चुनाव आयोग को दी है। उसका एक जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। दूसरा उसका प्रश्न ये है, ये कहते हैं स्टैंड अलोन मशीन है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। हमारा उनसे ये प्रश्न है कि इसमें वीवीपैट मशीन के अंदर जो नाम और सिंबल डाला जाता है वो इंटरनेट के द्वारा डाला जाता है या मैनुअली डाला जाता है? क्योंकि वो मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप के अंदर सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। अब सॉफ्टवेयर का कहते हैं केवल 4 लोगों को जानकारी सॉफ्टवेयर की है। साथियों, वो 4 लोग बेईमान नहीं हो सकते क्या? एक दूसरा, इसका सॉफ्टवेयर डलता कहां है चिप में? विदेश में, जहां से ये आता है। उन विदेशी ताकतों को देश के प्रजा लोकतंत्र व्यवस्था पर हस्तक्षेप करने का मौका क्यों दे रहे हैं आप? विश्व में कोई मशीन ऐसी नहीं है जिसपे चिप लगती हो जो हैक ना हो सके। रिजर्व बैंक ऑफ बांग्लादेश, रिजर्व बैंक ऑफ रशिया तक में ऑनलाइन जो उनका जो सिस्टम है उसको हैक किया गया है और आज तक मालूम नहीं पड़ा गया हैक किसने किया है। क्या देश का लोकतंत्र हम लोग ईवीएम के माध्यम से ऐसे लोगों के हाथ में डाल दें जो कि लोकतंत्र के नतीजे को प्रभावित कर सके? दूसरी बात, कोई विकसित देश आज ईवीएम, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी ईवीएम को चुनाव करा के छोड़ दिया। केवल मोदी जी ईवीएम करते रहते हैं क्योंकि उसमें छेड़खानी हो सकती है। तो विपक्ष एक साथ क्यों नहीं खड़ा होगा इस मुद्दे को लेकर? विपक्ष पार्टी एक साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही मुद्दे को लेकर? खड़ी है। 16 राजनीतिक दलों ने विपक्ष के लिए इकट्ठा होकर इस मामले में मांग की है। सर बीजेपी राजा साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से अभी आपने आरोप लगाया कि डंपर, व्यापाम वगैरह जैसे दर्जनों घोटाले, इतने घोटाले करने के बावजूद भी जिस सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका था, उस सरकार को वापस ऑक्सीजन का काम देने का काम किसने किया? आपकी सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों ने। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। आज भाजपा बढ़ गई है। शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। आपके बुरहानपुर में भी कई आरएसएस के वर्कर्स और जनसंघ के परिवारों जरा जाके पूछ लो। जो दलाल भाजपा के ठेकेदार नए नए तैयार हो गए, महाराज भाजपा के और शिवराज भाजपा के, उनके पास फॉर्च्यूनर है, उनके पास बेचारे पुराने जनसंघियों के पास साइकिल तक नहीं है। साइकिल पे चढ़ चढ़ के जिन्होंने चने खा खा के जनसंघ को जमाया, कहाँ है वो लोग? कौन पूछ रहा उनको? और हालात ये है, अभी जानकारी मिली है कि सागर जिले के सारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक ने जाके शिकायत की है गोविंद सिंह राजपूत की, महाराज भाजपा के नेता की, कि इसको ठीक करो नहीं तो हम लोग इस्तीफा देंगे। ये तो शुरुआत है। अभी तो टिकट बंटन में देखना कि महाराज भाजपा की हालत क्या होती है। महाराज भाजपा की हालत ये होगी कि
कि महाराज को समझ में नहीं आएगा कहाँ गए। तो बीजेपी का आरोप है, बीजेपी किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, बार-बार ज्ञापन दे रहे हैं, उनकी फसल गिरने के लिए बड़े 84 के दंगे कमलनाथ पर आपत्ति जो प्रकृति आपत्ति आती है उसको लेकर बड़ी परेशान है। तो यहाँ विपक्ष उनको साथ नहीं दे रहा है। माना जाता है कि जहाँ किसान साथ में वहाँ सरकार साथ है। तो बात यह है, कांग्रेस जो है हर जगह आंदोलन प्रदर्शन कर रही है। हमारे किसानों पर डंडे पड़े, हमारे छात्रों पर, युवकों पर, हम पर कई अनेक बार वाटर कैनन चले। मेरे ऊपर कम से कम 12 केस चल रहे हैं। इनका हाथ टूटा, मुझ पर एक झूठा मुकदमा डालकर मुझे 1 साल की सजा करवाई। तो हम तो विपक्ष तो लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई डरते हैं क्या इनसे? लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी का आरोप है, बीजेपी का आरोप है, आप पूछ चुके हैं। नहीं पूछा आप नहीं पूछा, नहीं। बीजेपी का आरोप है कि 84 के दंगे में कमलनाथ जी का भी नाम आ रहा है और पुलिस उनको जेल लेके जाएगी। इसके आप उसमें आपका क्या कहना है? सन 84 में दंगे हुए, 84 से लेकर आज लगभग 30 साल हो गए। और ज्यादा कितने हो गए? 40 साल हो गए। 38 लगभग 40 साल हो गए। FIR दर्ज क्यों नहीं हुई अब तक? भाजपा की सरकार 6 साल रही, अटल जी की सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार रही केंद्र में। आज तक मुकदमा दायर, FIR क्यों नहीं हुआ कमलनाथ जी पर? कमलनाथ जी कोई नेता नहीं है जो डर के उसी साथ चले जाएंगे। वो हिम्मत वाले व्यक्ति हैं और उनका कोई लेना देना नहीं था सिखों के दंगों से, सिखों के खिलाफ दंगे से, 84 के दंगों में। यहां तक कि आप छिंदवाड़ा के सरदार सिख लोगों से पूछ लीजिए कितना काम किया उन्होंने छिंदवाड़ा में, कितना काम किया है प्रदेश के हमारे सिख समाज के समुदाय के लोगों के लिए। उसके बाद 2 बार पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। वहां के सिखों को मालूम पड़ गया है कि ये सारा का सारा खेल RSS का, बीजेपी का था। उसमें सिख दंगों में ये आप भूल जाते हैं कि अपराधियों में 2 नेता RSS और बीजेपी के थे। उसमें उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? सर, समूचे मध्य प्रदेश में प्याज की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। समूचे मध्य प्रदेश में प्याज की फसल को नुकसान हुआ है। किसानों को 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी नहीं दाम मिल रहा है, लेकिन बाद में अचानक ये दाम आसमान छूने लगते हैं। इसमें क्या कहेंगे? भावांतर योजना ये लाए थे। उस भावांतर योजना में ऐसी व्यवस्था के लिए प्रावधान था, उसका उपयोग क्यों नहीं कर रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार? एक दूसरा, फूड पार्क के लिए पॉलिसी केंद्र सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने बनाई थी। मैंने फूड पार्क के लिए इस लहसुन और प्याज की सबसे ज्यादा पैदावार मंदसौर, नीमच, उस इलाके में होती रही है पहले से। वहां के लिए मैंने लैंड अलॉट कर दी थी 2002 में। 1 पैसा उसके अंदर फूड पार्क में नहीं लगाया गया। प्याज का और लहसुन का प्रोसेसिंग की वजह से लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। आज तक मध्य प्रदेश में किसान के हितैषी करते का आपको कहने वाले शिवराज सिंह चौहान, आज तक तुमने प्याज और लहसुन के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स क्यों नहीं लगाए? बताओ। मैं ये भी बात करना चाहता हूं कि अभी कैलाश जोशी जी, आप जानते हैं कि उनसे बड़ा एक राजनीतिक ईमानदारी के अंदर कौन का बात बराबरी नहीं कर सकता। उनका बेटा दीपक जोशी दुखी होकर हमारे साथ आए। 1000 एम्बुलेंस का जिन्होंने घोषणा की थी शिवराज जी ने, दीपक की पत्नी कोविड में बीमार थी, उसको 6 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। साथियों, उन्होंने ये कहा है, शिवराज सिंह जी, जब आप हमीदिया कॉलेज में पढ़ते थे तो आपके भोजन और आपके कपड़ों की व्यवस्था कैलाश जोशी किया करते थे। हम तो आज 3 कमरों के मकान में रह रहे हैं। आपके ऊपर 9.5 करोड़ जो उन्होंने घोषित आय है, संपत्ति है, 9.5 करोड़ रुपए कहाँ से आए शिवराज सिंह जी? उसका जवाब देंगे शिवराज सिंह जी?
मध्य प्रदेश में तो आप कांग्रेस चलिए राजा साहब ऐसा मत क्या करो दिग्विजय सिंह ने आपके और कमलनाथ जी के बॉडी लैंग्वेज पे सवाल उठाया, उन्होंने के पकाऊ बड़ा हो गया। शिवराज जी की चाल देख लो, इनकी देख लो कितना। चलो शिवराज जी से कहो मेरे साथ चल के बता दे, कैलाश विजयवर्गीय कहीं लगते नहीं है। और कैलाश विजयवर्गीय जी की जो आत्मा में जो जल रहे हैं, उसकी जो पीड़ा है वो मुझसे नहीं है, शिवराज से है। ये वो नाराज भाजपा के अंदर सदस्य है, शिवराज भाजपा के सदस्य नहीं है वो। चलो थैंक यू। मंत्री उषा ठाकुर ने आपको मऊ से लड़ने की चुनौती दी है। क्या बजरंग दल को बैन करेंगे? एक बात सुन लीजिए, बजरंग बली को आप मानते हो? मानते हो? बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से करना ठीक था कि धार्मिक था कि अधार्मिक? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, धार्मिक था कि अधार्मिक था, बताओ। हमारा क्वेश्चन ये था कि कर्नाटक में आपने वचन पत्र में लिखा था कि बजरंग दल को बंद करेंगे, तो क्या मध्य प्रदेश में भी बैन करेंगे? तो सुन लीजिए जी, मैं मोदी जी से कहता हूं कि आपने बजरंग बली की तुलना इस गुंडों की जमात बजरंग दल से की है, माफी मांगिए। मेरे हनुमान भक्त हूं, मुझसे बड़े हनुमान भक्त कमलनाथ जी हैं, जिन्होंने देश में सबसे बड़ी मूर्ति लगाई है छिंदवाड़ा में। हमारे आस्था को अपमानित किया मोदी जी ने। मोदी जी माफी मांगे। चलो।